नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे ये वाले फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपी पीसीएस 2020 के मेंस के लिए हमारे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक 80 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 4 क्वेश्चन पर डे दिए जाएंगे और पूरा उसका कंप्लीट फीडबैक मिलेगा। और दूसरा जो है ऑफिशियल टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 12 फुल लेंथ जीएस के पेपर दिए जाएंगे, उसके फुल लेंथ आंसर दिए जाएंगे और कंप्लीट जो है पूरी चेकिंग होगी। 20-20 क्वेश्चन होंगे हर पेपर में, ठीक है। जैसे ऑफिशियल पेपर आता है वैसे ही होगा और कंप्लीट चेकिंग होगी, कंप्लीट मॉडल आंसर मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9696066089 8562880530। Hello everyone, my name is Saurabh Singh. Welcome to this new initiative. यूपीपीसीएस जीएस मेंस के सिलेबस को हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कर रहे हैं। 11 वीडियोस आ चुके हैं, 12वां है ये। पीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है 2020 का और शायद 22 जनवरी 2021 अपना मेंस है। बहुत कम टाइम बचा हुआ है, बहुत सारा सिलेबस है करने को। चलिए फिर शुरू करते हैं। एज ऑलवेज इन नंबर्स पे ज़रूर कॉल करो। आपको अब तो यूपी पीसीएस मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज चलने वाली है, तो उसके लिए जानकारी अगर लेनी हो, बीपीएससी के लिए ऑलरेडी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जीएस के 4 क्वेश्चन है, चारों जीएस पेपर से, जैसे जीएस 1 है, 2 है, देन 3 एंड 4, ठीक है। सो 1 मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ प्लीज़ आप सिलेबस भी ज़रूर देखा करो। सिलेबस आप देखोगे तो ये पता चलेगा एटलीस्ट। एक तरीका तो ये है कि मैं यहीं पे लिख दूँ कि सिलेबस का कौन सा पॉइंट है ये, लेकिन फिर आपका एफर्ट कहाँ है। आप इसमें एटलीस्ट ये देखो कि ये किस जगह जुड़ेगा। ये GS1 का अगर मैं बता रहा हूँ कि GS1 का क्वेश्चन है तो आप खुद देखो कि सिलेबस के किस पार्ट से, GS1 के किस टॉपिक से जुड़ रहा है। इस तरीके से आपको इवेंचुअली सिलेबस याद हो जाएगा और बहुत फ़ायदा करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, अमंग लीडर्स हु प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सरदार पटेल स्टैंड्स एज अ टावरिंग फिगर। मतलब भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं में सरदार पटेल एक विशाल और विशिष्ट स्थान रखते हैं। चर्चा करना है आपको, ठीक है। बेसिकली आपको क्या करना है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वाला जो आपको पता है कि सरदार पटेल का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। जो रियासतें थीं 562 आज़ादी के बाद, उनका यूनिफिकेशन और भी जो कई सारे स्टेप्स लिए जिसके थ्रू आज यूनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की बनी रही और जिसकी वजह से इनको आयरन मैन कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया या बिस्मार्क, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे ही जानना चाह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है एनजीओज के बारे में। एनजीओज क्या है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ये है कि इंडिया में कौन इनको रेगुलेट करता है। थर्ड पार्ट है इनके रिलेटेड क्या इश्यूज है। देखिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन 2019 मेंस, यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ, 2019 के मेंस में आया था, जिसमें 12 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपके मेंस में, उसको 3 पार्ट में उन लोगों ने सवाल को बांटा था कि यूएस इंडिया के रिलेशन पे क्वेश्चन था, उसको उन्होंने खुद 3 पार्ट में बांट दिया था। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जितना भी स्पेस दिया उसमें इक्वली आपको तीनों को स्पेस देना है, तीनों पे इक्वल ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनर भी तीनों पे इक्वल मार्क्स देने वाला है, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि 3 पार्ट में क्वेश्चन दिया, 3 पार्ट में आपको आंसर करना है। एनजीओ क्या है, कैसे रेगुलेट होते हैं इंडिया में, फैक्चुअल पार्ट है, और तीसरा है कि क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है GS3 इकोनॉमी की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। बैंकिंग सेक्टर हमारे अंदर है सिलेबस में, तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अब तो मेंस में। जैसे एनपीए है, अभी यूपी पीसीएस में तो नहीं ये सब पूछा हुआ है, एनपीए पूछ लेगा आपसे। एनपीए है तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेके आए हैं, उसका क्या करना है, वो कहाँ तक काम किया है, 1-2 साल हो गए इसको आए हुए, तो क्या काम किया, कितना इफेक्टिव रहा, ये सब ऐसा करके सवाल एक बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल एक बनेगा, 1-2 दिन में बनाता हूँ इसको भी मैं। एक्सक्यूज मी। तो ये क्वेश्चन है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है, एंड अभी हाल ही में शायद सितंबर 2020 में शायद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो नॉर्म्स हैं, जो नियम कानून है, उनमें कुछ चेंज किया गया है। तो आपसे डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या चेंजेस किए गए नए नए, बता दो। क्योंकि यूपीएससी में और यूपी पीसीएस में भी अगर आरटीआई में और डिफरेंट एक्ट्स में जो भी अगर किसी मेजर एक्ट में कोई चेंज होता है, किसी मेजर स्कीम में कोई चेंज होता है, तो डायरेक्टली एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है एथिक्स का, सिलेबस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैमिली इन फॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज़। एक सिलेबस में आपका पार्ट है कि एजुकेशन,
सोसाइटी एंड फैमिली। ये तीनों किस तरीके से मूल्यों का मूल्य, आपके जो मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, तो वैल्यू फॉर्मेशन में इन तीनों का क्या रोल है। अलग अलग करके क्वेश्चन बन सकता है, एक साथ बन सकता है कि इन तीनों का रोल पूछ लेगा आपसे 12 नंबर में, या अलग अलग पूछेगा जैसे मैंने अभी पूछा है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अमंग द लीडर्स हु प्लेड अ क्रूशियल रोल। मैंने बताया था कि क्या बोल रहा है कि बहुत सारे लीडर्स ने क्रूशियल रोल प्ले किया, क्या, यूनिटी और इंटीग्रिटी, भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए, उसको प्रिवेल कराने के लिए। लेकिन इसमें सबसे टावरिंग फिगर कौन है? पटेल जी हैं। ये क्वेश्चन ही कह रहा है। तो बेसिकली आपसे पटेल जी की कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए, यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात आती है तो कभी मल्टीपल डायमेंशन, आपको अपना जो आंसर है ना उसमें विविधता को बढ़ाना है, बहुत सारे आयाम जोड़ने हैं। मैक्सिमम टाइम आपकी गाड़ी यहीं अटक सकती क्या कि वही जो भैया 562 क्या नाम है प्रिंसली स्टेट्स से रजवाड़े थे उनको एक साथ जोड़ दिया। सिर्फ यही नहीं है कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यूनिटी और इंटीग्रिटी मेजर। आप चाहिए तो यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल को भी ले आओ। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी में सिर्फ पॉलिटिकल एंगल नहीं होता, विमेन को ले आओ कि विमेन का रोल बढ़ाया। बारदोली याद होगा आपको, ठीक है, बारदोली, यहाँ पे इनको सरदार कहा गया। फिर आप बोलो कि इंडियन सिविल सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग किया इन्होंने, आईसीएस से आईएएस तक लेके गए। तो वो जो प्रोसेस है वो भी तो कहीं ना कहीं यूनिटी और इंटीग्रिटी को ही बढ़ा रहा है इंडिया की। आईसीएस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपको पता है। तो सिर्फ ये प्रिंसली स्टेट्स पे नहीं रुकना है, उसके बाद आईसीएस को भी लिखना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा में इनके जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में लिखना है। कोई अगर आपको इवेंट याद आ रहा है, कोई इनके बारे में कोटेशन याद आ रही है, तो ये सब लिखना है। एक बढ़िया मतलब एक लोडेड आंसर पूरा लिखना है। ठीक है, सिर्फ वो वहीं पे नहीं रुक जाना है कि 562, वो तो सबको पता है यार अभी। ठीक है, तो फिर यहाँ से शुरू करते हैं एक फैक्ट के साथ कि भाई इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम, फिर हम इनके रोल को बताएंगे, और लास्ट में देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन में ये ज़रूर बोला है कि अमंग अदर लीडर्स, कि भारत की एकता में और भी कई लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, तो उनका भी एक आध जगह नाम तो लिखना ही पड़ेगा यार। कंट्रीब्यूशन मेन फोकस पटेल पे करना है इस क्वेश्चन में, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बारे में भी हमको लिखना है। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच हो गई कि शुरू कैसे करना है, कि इंट्रोडक्शन लिखना है, फोकस पटेल जी पे रहना है। फोकस में भी हमको क्या लिखना है? सिर्फ प्रिंसली स्टेट्स पे नहीं रुकना है, डाइवर्सिफाइड आंसर लिखना है, और लास्ट में सारे मैक्सिमम जो अदर लीडर्स हैं उनके बारे में भी कुछ तारीफ करनी है। क्यों? क्योंकि भाई उनका भी रोल था, सिर्फ पटेल जी की देन नहीं थी ये आपको मानना चाहिए। ठीक है तो फिर ठीक है, इंट्रोडक्शन भाई मैंने लिख दिया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी is the independent India's attempt to pay homage to tallest figure of Indian unification, that is सरदार पटेल। मतलब सरदार पटेल ने भारतीय स्वतंत्रता के बाद इसकी अखंडता और एकता को सुनिश्चित करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उसी के लिए एक उनको जो एक श्रद्धांजलि के रूप में भारत ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया। इस तरीके से आप करंट अफेयर से जोड़ के लिख सकते हो, या आपको प्रिंसली स्टेट्स से शुरू करना है तो उस तरीके से इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे। ठीक है, रोल पे आते हैं। रोल इंपॉर्टेंट है। पहला रोल यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में आपको इनका रोल बताना है, तो रोल में ज़्यादा फोकस फैक्ट पे ना करके आप स्ट्रैटेजी पे देखो। स्ट्रैटेजी क्या थी इनकी? 2 तरफा स्ट्रैटेजी थी। एक तो था क्या, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट चल रहा था, और एक चल रहा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये 2 हथियार थे इनके पास। तरीका क्या था? तरीके में 2 चीज़ें थी, एक तरफ डिप्लोमेसी यूज़ की जा रही थी, एक तरफ प्रेशर बनाया जा रहा था। ठीक है, एक तरफ डिप्लोमेसी से बातचीत बन जाए, जहाँ प्रेशर की ज़रूरत हो वहाँ प्रेशर का यूज़ किया जाए। तो ये 2 चीज़ ऐसे चल रही थी, और टूल्स क्या थे इनके पास? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि ही यूज डिप्लोमेटिक, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज डिप्लोमेटिक एंड ब्लडलेस मेथड्स, यानी कि डिप्लोमेसी और प्रेशर को यूज़ किया टू कन्विंस 562 प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन इंडियन यूनियन। क्या क्या यूज़ किया है? मतलब राजनयिक और रक्तहीन तरीकों से उन्होंने इस चीज़ को हासिल किया। 2 की डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 प्रमुख दस्तावेजों का प्रयोग किया गया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, जिसको हिंदी पता हो इनका वो ज़रूर मुझको बताइएगा प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं कैसे क्या क्या। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या होता था? बेसिकली देखिए, जब आप किसी को मनाएंगे इंडियन यूनियन में, आप
मतलब जब सॉरी यूनियन में पटेल जी उनको मना रहे थे तो दो तरीके से कर रहे थे कि आपको पहले बता रहे थे वो प्रिंसली स्टेट्स वालों को कि इवेंचुअली आपको भारत के साथ जुड़ना पड़ेगा, या तो वो इतनी छोटी स्टेट्स होती थी कि उनको बता दिया जाता था कि आप इंडिपेंडेंट रह नहीं सकते हो, तो हाँ कुछ टाइम के लिए आपको जो आपकी जो स्वतंत्रता है थोड़ी बहुत वो हम दे देते हैं। तो इस तरीके का अगर जो एग्रीमेंट होता था वो स्टैंड स्टिल टाइप का था। स्टैंड स्टिल मतलब जो है यथास्थिति को मेंटेन करने टाइप, ठीक है। तो जैसे रियासतों को अल्पकालिक यथास्थिति की पेशकश की जाती थी इस शर्त पे कि वह अंततः संघ में शामिल हो जाएंगे। भारतीय संघ की बात हो रही है, आरएसएस नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे है कि शॉर्ट टर्म आपको स्टेटस को देगा, आपकी जो भी सिचुएशन है, आप अभी राजा हो, आप बहुत सारे प्रिविलेजेस आपके हैं, बहुत सारे आपके अधिकार हैं, उन सबको हम कुछ समय के लिए यथास्थिति देते हैं, लेकिन बाद में आपको प्रिंसली स्टेट्स को जो भी हैं उनको इंडिया के साथ जुड़ना पड़ेगा। ये वाले एग्रीमेंट क्या थे? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। दूसरे थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कि आप इंडिया के साथ डायरेक्टली जुड़ रहे हो। इसमें भी दो तरीके के एग्रीमेंट होते थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या होता था कि वो मैक्सिमम पावर्स अपने पास रखते थे, कुछ पावर्स जो रहती थी वो दे देते थे इंडियन यूनियन को। जैसे क्या देते थे? डिफेंस दे देते थे, कम्युनिकेशन दे देते थे, और फॉरेन रिलेशंस, ठीक है। डिफेंस कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये सब किसको दे दिया? ये दे दिया यूनियन को। और अपनी रीजनल ऑटोनॉमी जो है वो थोड़ी मेंटेन करके रखी। तो इस तरीके से एक मिक्स हमने अभी देखा कि मिक्स अपनाया गया, क्या ऑटोनॉमी और डिप्लोमेसी का। ऑटोनॉमी दिया किसी को तो वो आकर के जुड़ गए इंडिया के साथ, यहाँ पे डिप्लोमेसी यूज़ की गई। कहीं की प्रेशर की ज़रूरत पड़ी, प्रेशर आपने देखा होगा गोवा में प्रेशर यूज़ हुआ, ठीक है, पुर्तगाल से खाली गिराने के लिए। हैदराबाद में आपने देखा होगा प्रेशर का यूज़। तो ये थी सरदार जी की डिप्लोमेसी और प्रेशर का यूज़। तो पहला पॉइंट अभी इस क्वेश्चन का बस हम लिख रहे हैं, क्या? यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इसमें हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया, वहाँ पे आंसर में आपको इतना नहीं लिखना है, ये बस बताने के लिए बता दिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक कि ये देखिए, इवन द प्रिविलेजेस ऑफ रूलर्स वर प्रिजर्व्ड एज अ पीसफुल कॉम्प्रोमाइज फॉर ग्रेटर कॉज। ग्रेटर कॉज क्या था? कि कैसे भी इंडिया का यूनियन बने, इंडिया का यूनियन बन जाए, उसके लिए कभी कभी अगर थोड़ी मोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ भी करनी पड़ती थी तो सरदार पटेल जी उसके लिए रेडी थे। जैसे क्लॉज 7 उस समय जो था वो कहता था कि प्रिंसेस वुड नॉट बी बाउंड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब प्रिंसेस को इतनी छूट थी, जो प्रिंस होते थे, राजकुमार लोग होते थे, राजा होते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बाउंड नहीं है। इतना तक छोड़ दी गई थी कि बस कैसे भी आके आप पहले आप जुड़ जाओ। बाद में तो आपने एग्रीमेंट में लिख रखा है कि हम इंडिया के साथ फाइनली जुड़ ही जाएंगे, टोटली जुड़ जाएंगे। तो फिर धीमे धीमे जैसे सिचुएशन रही उस तरीके से हमने चीज़ों को चेंज किया, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं अब, यूनिटी और इंटीग्रिटी को, मतलब एकता और अखंडता को बचाने का ही एक तो तरीका था। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो सरदार पटेल का है कि जब 1947 में यहाँ पर 1947 में कश्मीर इंडिया का पार्ट बनेगा, तो कश्मीर जब इंडिया का पार्ट बन गया तो कश्मीर में जब अटैक कर रहा है पाकिस्तान, तो ये एकता और अखंडता पर खतरा ही तो है। तो इस पूरी सिचुएशन को अगर पटेल जी ने इतनी एफिशिएंटली डील किया तो ये भी तो उनका एक कंट्रीब्यूशन हुआ है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बचाने में, ठीक है। तो दूसरा 2 पॉइंट हो गया हमारे आंसर के। तीसरा पॉइंट क्या है कि उन्होंने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया दिया। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या ICS कहते थे, ठीक है, उनको दिया कि ये पूरा उसने ढांचा बनाया, कैसी हमारी गवर्नेंस होगी, हमारी कंट्री के जो भी हम आइडियाज़ बना रहे हैं, 5 ईयर प्लान बना रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का मेन टूल क्या था, मेन हमारे पास जो औजार हुए, जो हमारे इस पूरे आइडिया को जो ज़मीन पे उतारा वो बने ICS, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो वो किसकी देन थी? मॉडर्न ICS, मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के दाता कौन माने जाते हैं? पोस्ट इंडिपेंडेंस पटेल जी माने जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ IAS बनाना नहीं मेजर रोल था, कि IAS की कल्पना करना मेजर रोल नहीं था, इनका जो माइंडसेट था वो चेंज करना। माइंडसेट, लबासना का नाम, लबासना में इनके बारे में एक लिखा हुआ है, एक नोट लिखा हुआ है जो इनके माइंडसेट कैसे, क्या एक माइंडसेट होना चाहिए सिविल सर्विसेज में आने वालों का। तो वो बताता है कि पहले आपका इंडिपेंडेंस से पहले आपका माइंडसेट क्या होता था, और इंडिपेंडेंस के बाद। अब इंडिपेंडेंस के बाद हम क्या है? वेलफेयर स्टेट है। इंडिया क्या है? वेलफेयर स्टेट है। इंडिया मतलब समाज कल्याण वाला काम करेगा, ठीक है, ऐसे काम करेगा जिससे समाज में लोगों का कल्याण हो। इससे पहले क्या होता था? ब्रिटेन के कल्याण वाले कार्य होते थे। तो ये माइंडसेट चेंज हुआ। अब गरीब आदमी को, आपको उसकी सिचुएशन को सुधारना है,
आप एजेंट ऑफ चेंज हो, आप चेंज के प्रवर्तक बनने वाले हो, आप समझ रहे हो। तो ये माइंडसेट में जो चेंज है, ये चेंज किया किसने, पटेल जी ने, यहाँ पे लिखा है। सिविल सेवकों के मानसिकता में बदलाव, ठीक है। तो 4 पॉइंट हो गए हमारे। 5th पॉइंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला पॉइंट। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनका बहुत मेजर रोल रहा है। जैसे बहुत सी इंपॉर्टेंट जिन लोगों को हम जानते हैं उनकी एंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सरदार पटेल की देन है। जैसे BN राव, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। इवन डॉक्टर BR अम्बेडकर को कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर थे, तो कैबिनेट में इनकी एंट्री जो बोलते हैं ना, एक्चुअली कांग्रेस से उतनी बनती नहीं थी इनकी, पटेल जी की, सॉरी अंबेडकर जी की। तो कहीं ना कहीं इसका भी जो श्रेय है वो पटेल जी को दिया जाता है कि जो हमारे इतने इम्पोर्टेंट, मतलब हमारे मॉडर्न मनु कहे जाते हैं, कौन, अंबेडकर जी, उनका इतना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ज़रा सोचिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट फैक्ट हुआ कि एंट्री इनकी किसने, मतलब एक तरीके से बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्हीं का पूरा किया जा रहा था सब, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन था अम्बेडकर की एंट्री इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड एज अ कैबिनेट मिनिस्टर किसने करवाई थी, वो पटेल जी ने करवाई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे भी आपको 2 पॉइंट मिल गए। तो इस तरीके से एक मेजर आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे पॉइंट्स इनके बारे में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपके पास 1-2 पॉइंट और हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फिर ठीक है, अब इनके कंट्रीब्यूशन को, इनके जो ये सब कंट्रीब्यूशन है, इनको ध्यान में रख के इनको क्या कहते हैं, लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुश या भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इंडिया की यूनिटी के लिए इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और लौह पुरुष क्यों क्या कहा जाता है कि इतनी सारी 562 प्रिंसली स्टेट्स को अपने बल पे इन्होंने एक इंडिया के अंदर ले आ दिया। तो ये लौह पुरुष का काम किया है, ठीक है। अब मैंने जो बोला था कि अदर लीडर्स के भी बारे में आपको बोलना है, तो ये लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम पटेल देयर वर अ जनरेशन ऑफ लीडर्स, स्टेट्समैन, सिविल सर्वेंट्स who selflessly healed the wound of partition and laid the foundation of independent and unified India। ये कंक्लूजन में आपने लिख दिया कि अब पटेल जी के अलावा मतलब एक पीढ़ी थी ऐसे निस्वार्थ नेताओं की, सिविल सर्वेंट्स की और बुद्धिजीवियों की, जिन्होंने जो पार्टीशन के घाव थे उनको तो भरा ही, एक और अखंड भारत की नींव रखी। ये इस तरीके से कंक्लूजन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बारे में और कोई फैक्ट आपको याद हो जो सरदार पटेल को इस तरीके से दिखाए कि उनका कंट्रीब्यूशन का यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया में, तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट आर एनजीओ क्या है, पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन की इंडिया में कौन से लॉ हैं जो इनको रेगुलेट करते हैं, थर्ड भाई क्या इश्यूज हैं इनके रेगुलेशन में, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट एनजीओ क्या है। एनजीओ को वर्ल्ड बैंक इस तरीके से डिफाइन करता है, याद हो जाए तो बहुत औसम है, नहीं तो फिर अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। पढ़ लेते हैं क्या लिखता है। वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है एनजीओ को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्यों, क्योंकि इनका नाम ही ये एनजीओ, एन मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन गवर्नमेंट नेचर की, मतलब गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट की नहीं है, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है उसको हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहोगे। ये बहुत ब्रॉड टर्म हो गया, इसके अंदर बहुत से ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि दीज आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दैट परस्यू एक्टिविटीज, ये कौन सी एक्टिविटीज करती हैं, रिलीविंग द सफरिंग, किसी के दुख को कम करना, प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ पुअर्स के इंटरेस्ट को बढ़ाना, ठीक है, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट के लिए रक्षा में काम करना, सोशल सर्विस करना और अंडरटेक कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम करना। तो वर्ल्ड बैंक ने बस सिंपली किया क्या है कि आपको भी अगर पता है कि एनजीओ के क्या काम होते हैं तो आप भी ऐसे कर लो भाई, आप खुद बना लो डेफिनेशन ना कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि एनजीओ आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद जो भी ज्ञान है एनजीओ के बारे में, ये करते हैं, ऐसे आपका डेफिनेशन बन गया। समझ रहे हो आप, ये देखिए पूरा इसको तोड़ के ऐसे ही पढ़ लो आप। बस एक चीज़ याद रखनी है, एनजीओ क्या है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद जो 4-5 काम उनके याद है वो लिख दो कि एनजीओ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, दे परफॉर्म द वर्क लाइक दिस, ठीक है। यही हिंदी में भी लिखा हुआ है कि निजी संगठन है, और उसके बाद जो भी आपको इनके काम पता है वो आप लिख दोगे तो एक बढ़िया डेफिनेशन और वर्ल्ड बैंक का नाम लिख करके कंप्लीट हो गया। तो 3 चीज़ों को पता चल गई इससे। वो क्या है कि पहला है कि नॉन गवर्नमेंट, गैर सरकारी है। दूसरा क्या है, दे वर्क इन एन इंटरेस्ट ऑफ पीपल एट लार्ज, ये बड़े पैमाने पर लोगों के हित में काम करते हैं। थर्ड क्या है, यूजुअली नॉन प्रॉफिटेबल है,
ये आमतौर पर गैर लाभकारी लाभदायक होते हैं, मतलब अपने लाभ के लिए नहीं काम करते हो, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो गैर सरकारी है, यहीं पे लिखा था। दूसरा, लोगों के हित के लिए काम करते हैं और अपनी प्रॉफिट के लिए नहीं काम कर रहे हैं, ये प्रॉफिट मेकिंग में नहीं लगे होते। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो है लेकिन ऐसा है जो प्रॉफिट में नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ये हो गया, ये डेफिनेशन हो गई। अब पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन की कैसे रेगुलेट होते हैं इंडिया में, ठीक है। ये देखिए 3 एक्ट्स हैं। पहले इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। आपको अगर एनजीओ बनाना होगा तो आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप ट्रस्ट टाइप कुछ बना रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 1882। और अगर आप कोई नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी बना रहे हो, ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, तो ये किस में बनेगा आपका, ये बनेगा सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की कंपनी एक्ट है, शायद इसी बार प्रीलिम्स में पूछा था कि कंपनी एक्ट किस साल की है। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसके सेक्शन 8 में नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज के बारे में बताया गया, तो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन होता है उनका। अच्छा, एक और चीज़, एक फैक्ट आप याद रखिए कि क्वेश्चन हमेशा प्रीलिम्स में भी ये सब बन सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स है जो आपको हमेशा पता ही होनी चाहिए। प्रीलिम्स में सिंपली क्वेश्चन बन सकता है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट किस साल की है, 4, 61, 62, 63, 64 दे देंगे वो लोग, है ना। उस तरीके से ये इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, इनको पता होना चाहिए आपको। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ कि एनजीओ जब आपको खोलना है भाई, तो 3 तरीके से खोलो, सोसाइटी बना दो, ट्रस्ट बना दो, या कोई नॉन प्रॉफिट कंपनी बना दो, 3 तरीके से। और तीनों अलग अलग एक्ट से उसको रजिस्ट्रेशन पहले तो आपको कराना ही पड़ेगा। जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो इनका रेगुलेशन कौन करती है, 2 एक्ट इंडिया में इनके ऊपर रेगुलेशन करती हैं। आप समझ रहे हैं, आप पहले गए, आपको एनजीओ बनाना है, आपने कहीं रजिस्ट्रेशन करवा लिया, एक ऑफिस में हो गया कि भाई आपका एक एनजीओ है। अब आपका जो दिन पर दिन काम हो रहा है ना, वो उसको रेगुलेट करेंगे ये दोनों एक्ट। अब इन सब का खत्म है काम। ये जो एक्ट्स हैं यहाँ की, ये वाली FCRA फेमा, FCRA फेमा, देखिए नाम है, यहाँ पे फिर से बोलता हूँ, क्या है, FCRA और फेमा। तो FCRA और फेमा कहाँ पे कब पिक्चर में आएंगे, अब आपका एनजीओ बन के तैयार हो चुका है। क्यों आइए, नाम से ही पता चल जाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर आप ले रहे हो तो आपको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इसीलिए फेरा लेके आए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आप बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेके आ रहे हो इंडिया में, खूब सारा डॉलर बाहर से लेके आ रहे हो, और उसकी वजह से डॉलर का सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया रुपए के एवज में। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो मनी है वो या तो स्ट्रांग हो सकता है या वीक हो सकता है, मतलब हमारी जो मनी डीवैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक्सचेंज रेट में चेंजेस आ सकते हैं, एक्सचेंज रेट में चेंजेस आ सकते हैं, लार्ज स्केल इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी की वजह से, उसको रोकने के लिए क्या ला दिया, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। हमने पढ़ा क्या, 2 एक्ट, फेरा और FCRA और FEMA। काम क्या है, एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रोक रहा है, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबलाइज करने के लिए बाहर से आने वाले फॉरेन करेंसी के ऊपर ध्यान देगा, ठीक है। ये है कुछ फेरा फेमा का कॉन्सेप्ट। FCRA आ गया डिटेल में थोड़ा। क्वेश्चन पूछा था कि इनका रेगुलेशन कैसे होता है एनजीओ का, हमने पढ़ लिया। अब हमने पढ़ लिया पहले 3 एक्ट कि कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी FCRA पढ़ रहे हैं, इसके बाद थोड़ा सा पढ़ लेंगे FEMA, ठीक है, यही चल रहा है अभी अपना। चलिए, तो FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों को गृह मंत्रालय के साथ खुद को पंजीकृत करना होता है। पहला काम क्या, अगर आप एक एनजीओ हो और आपको बाहर से कोई कंट्रीब्यूशन मिलता है तो आपको पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के साथ अपने आप को पंजीकृत यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दूसरा, आपको कुछ लिमिटेड बैंक्स होंगे, लिमिटेड बैंक्स होते हैं इंडिया में, उन्हीं के थ्रू आप पैसा मंगा सकते हो। कोई ऐसा नहीं छोटा सा गाँव में देहात में कोई ऐसा बैंक है जिसका कोई सेंट्रल ऑफिस वगैरह नहीं इधर उधर से और वहाँ पे पैसा मंगा रहे हो, नहीं। कुछ लिमिटेड बैंक है जो MHA बता देगा आपको कि यहीं पे पैसा आप मंगा सकते हो, ठीक है। फर्स्ट थिंग, FCRA कैसे रोकता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को कैसे रेगुलेट करता है, रोकता नहीं है, कैसे रेगुलेट करता है। तो पहला बात क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आएगा बीच में, वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा। दूसरा, लिमिटेड बैंक से वहीं से पैसा आपको निकालना है, ले आना है, ठीक है। दूसरा, जितना भी पैसा आपको मिला है उसको 30 दिन के भीतर आपको गवर्नमेंट को बताना है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़,
फाइनल एनुअल रिपोर्ट आपको हमेशा हर साल देनी है। हर साल को आपको एनुअल रिपोर्ट देनी है कि भाई इस साल इतना पैसा आया, इस एवज में हमने खर्च किया, ताकि गवर्नमेंट को पता रहे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को पता रहे कि आप इन्वायरमेंट के नाम पे जो पैसा बाहर से ले आ रहे हो, मान लो इन्वायरमेंट बचाने के नाम पे कोई कंट्री, अभी पाकिस्तान या इनके चाइना, वो कुछ पैसा वैसा किसी यहाँ पे एनजीओ को दे रही है, और वो एनजीओ यहाँ पर फिर जा करके कश्मीर में लोगों को पैसा बांट रहा है कि ये पत्थर वत्थर मारो ऐसा करके, ठीक है। तो ये सब मतलब एनजीओज जो है ना, वो इस तरीके के काम भी में भी लगे हुए हैं। तो रीज़न यही है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रोकने की ज़रूरत है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन की वजह से इंडिया की स्टेबिलिटी या आप कह रहे हो सॉवरेंटी या इंटीग्रिटी पे खतरा ना है, तो ये सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पे FCRA को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन एक बन सकता है प्रीलिम्स का कि FCRA के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन में वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम्स तो देगा ही, अगर कॉमर्स मिनिस्ट्री दे दे, ठीक है, तो इस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दे, तो बहुत ज़्यादा शक जाएगा कि इन्हीं में से कुछ हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम पे दिमाग नहीं जाएगा, ठीक है, सॉरी। ओके, सो हमने पढ़ा कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के साथ पहले पंजीकृत करवाइए अपने आप को, दूसरा क्या 30 दिन के भीतर उनको बताइए, फिर उसके बाद क्या एक फाइल बनाइए, साल भर का अपना रिपोर्ट उनको पेश करिए, ठीक है। अब क्या हुआ, 2010 में एक फिर से संशोधन किया गया FCRA एक्ट में। अब यहीं पे बवाल की जड़ शुरू हो गई। बवाल की जड़ क्या हो गई, जब ये संशोधन किया गया तो अब इसमें बोल दिया गया कि आपको मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है, वो तो मैंडेटरी है, मतलब एकदम बाध्य है, अनिवार्य है। उसके अलावा आपको हर 5 साल पे उस लाइसेंस को रिन्यू कराना है, हर 5 साल पे अर्जी दे करके इसको रिन्यू कर दिए साहब, ठीक है, एक ये हुआ। दूसरा, आप मान लीजिए 100 रुपये ले आ रहे हो बाहर से, तो आपका उसका मैक्सिमम 50% यानी कि सिर्फ 50% पैसा ही उसका एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए अपने यूज़ कर सकते हो। मतलब आप जो एनजीओ चला रहे हो उसमें किसी को सैलरी देना है, वो बिल्डिंग का बिल, मतलब जो भी वहाँ इंटरनेट वगैरह लगा रखा है, तो ये सब जो खर्चे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर खर्चे वहाँ के, तो ये इस चीज़ को पूरा करने के लिए केवल आप जो कंट्रीब्यूशन आया है, जो भी कंट्रीब्यूशन आपके पास आ रहा है उसका केवल 50% आप यूज़ कर सकते हो। इसको क्यों लाया गया है, क्योंकि देखिए बहुत सारी डीलिंग वगैरह कैश में होती हैं, तो आपने पता चला कि वही है कि पैसे का मिस यूज ना हो सके, उस चीज़ को रोकने के लिए बोल दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बस 50% यूज़ करो, बाकी पैसा उस काम के लिए यूज़ करो जिस काम के लिए पैसा बाहर से मांग रहे हो, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। दूसरा अमेंडमेंट था ये। पहला था क्या, हर 5 साल पर रिन्यू कराना है। इश्यूज़ क्या आने लग गए, इश्यूज़ हम पढ़ते हैं। अब यार देखो, इश्यूज़ 2 तरीके से बन सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने डील किया है वो ये है कि FCRA की वजह से क्या इशू बन रहे हैं। एक इशू ये बन सकता है कि दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया में जो NGOs काम कर रहे हैं उनके साथ क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं। देखो क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं, समझ रहे होंगे आप। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि FCRA में जो चेंज कर दिया गया है तो उनके रेगुलेटरी बॉडी में चेंज किया, रेगुलेटरी एक्ट में चेंज कर दिया, तो कुछ इनके ऊपर असर पड़ेगा। ये क्या इश्यूज हैं ये बताओ। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ढेर सारे NGO इंडिया में काम कर रहे हैं, इनके साथ क्या इशू, तो वहाँ पे आपको अलग पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि रेगुलेशन में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो अब देखो, इतना टफ आपने रेगुलेशन बना दिया है गवर्नमेंट ने कि अब एक तरीके से अब 5 साल में 5 ईयर्स में हमको फिर से आना है लाइसेंस के लिए, तो अब पता चला लाइसेंस दे ही नहीं रहो। तो एक तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल डिसेंट यानी कि राजनीतिक असंतोष अगर किसी को, तो वह NGOs के थ्रू व्यक्त करता है उसको। जैसे सरदार सरोवर डैम था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक तरीके से NGO उन लोगों ने बनाया और उन लोगों ने अपना असंतोष जो था उसको व्यक्त किया, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा व्यवस्था कर दो कि इन लोग को जो भाई उनका भी तो खर्चा होता होगा ना, रोज़ जा करके वहाँ खड़ा होना और ये प्रचार वगैरह करना है, तो अगर आप कोई ऐसी व्यवस्था कर दो कि इनके पास वो पैसा पहुँचे ही ना, या हर 5 साल में उनसे आप बोलो कि लाइसेंस लेना है, 5 साल बाद वो आए तो कहते हो नहीं लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये वो कारण दिखा करके कुछ कर दो। तो बेसिकली क्या है कि राजनीतिक असंतोष जो है आपके, उसको दबाने की कोशिश कर सकती है सरकार इन प्रोविजंस के थ्रू। एक पॉइंट है ये एक इशू है। नर्मदा बचाओ का नहीं लिखोगे आप, एग्जाम्पल ये मत लिखना, मैं समझाने के लिए बता दूँ, ठीक है। दूसरा क्या है, रिन्यूएबल क्लॉज जो है, मतलब क्लॉज रिन्यू करने वाला जो क्लॉज है वही 5 साल वाला। अब वो प्रमोशन क्या प्रमोट करेगा, करप्शन को प्रमोट करेगा, लाल फीताशाही को प्रमोट करेगा। बेसिकली लेट लतीफ़ी करते रहो ताकि ये आदमी, मतलब वैसे भी आदमी को काम बहुत सारा है, तो फाइल नहीं पास होगी, ये सब नहीं होगा तो छोड़ ही दो NGO, क्या मतलब है, ठीक है।
तीसरा पॉइंट क्या है, इंडिया ने एक कोवेनेंट मतलब एक तरीके का चार्टर समझ लो आप, एक तरीके की ट्रिटी समझ लो, जो साइन किया है। क्या नाम है उसका? इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। मतलब कुछ ऐसा चार्टर वार्टर रहा होगा जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने साइन किया कि हम अपनी कंट्री में सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को प्रमोट करेंगे। फंडामेंटल राइट्स में भी हमारे ये सब है, ठीक है। यहाँ पे है राजनीतिक और ये लिखिए, इसको हम प्रमोट करेंगे। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय समझौता एक तरीके का है, उसको इस चीज़ों को हम प्रमोट करेंगे। लेकिन फिर ये हमने इसको साइन तो कर दिया, लेकिन इस तरीके से काम नहीं किया आपने। एफसीआरए को इतना कठिन बना दिया कि एनजीओ तक काम तो कर नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। तो आप किस तरीके से सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को प्रमोट कर रहे हो यहाँ पर, समझ रहे हो आप? तो फिर यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट का नाम लिखा, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ऑन राइट्स टू फ्रीडम ऑन पीसफुल असेंबली। इस नाम याद रखिएगा इसका। इसने क्या कहा कि जो एफसीआरए है इंडिया का, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के आसपास भी नहीं है, ये इसने कह दिया। तो ये आप एक निगेटिव पॉइंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। एक और पॉइंट मैंने बताया था अभी कि एफसीआरए किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम्स के अंदर, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ एनजीओज हैं इंडिया में जो फेमा के अंदर भी आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत होती है, कुछ यहाँ पे है कुछ यहाँ पे है, तो दोनों का रेगुलेशन एक बॉडी क्यों नहीं कर रही है? तो एक इशू ये भी है, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। वे फॉरवर्ड में क्या लिखोगे आप? सोल्यूशन क्या बताओगे? सोल्यूशन तो आप यही बता दो भाई, एक ही पॉइंट मैंने लिखा है कि नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल बनाना है, राष्ट्रीय मान्यता परिषद। क्या काम करेगी? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम वाले भी और फेमा वाले भी, सारों को एक साथ के एक बॉडी के अंदर आप जाओ, एक बॉडी बना दो जो सांविधिक हो, स्टैट्यूटरी हो, वैधानिक बॉडी हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाना मत बनाओ, एक बॉडी बनाओ सेबी वगैरह जैसे, और इनको रोल दे दो आप एनजीओज को रेगुलेट करने का। तो ये इस तरीके की कुछ बॉडी है। दूसरा आप ये कह सकते हो कि भाई मतलब एक जो पॉलिटिकल डिसेंट वगैरह नहीं रोकना है, एक होलिस्टिक डेमोक्रेसी प्रमोट करना है, तो ऐसा कुछ करना है तो एक बीच का रास्ता, एक मिडिल पाथ लेके आना है, जहाँ पर इन लोग की जो भी शिकायतें हैं उसको दूर करने का प्रावधान करना है, ऐसा कोई बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 इकोनॉमी, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है, व्हाट इज इट, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है क्या है, किसको कितना देते हैं, ये सब थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, इसमें कुछ बहुत रिसेंटली नए चेंजेस किए गए हैं, अब मेंस में सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट आज के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है। ये क्या होती है? प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, PSL क्या है? PSL दिशा निर्देशों में लाए गए हाल के बदलावों का उल्लेख करें, ठीक है। तो क्या है, बस बताते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है। आप जरा नाम में ही सब है मामला। प्रायोरिटी सेक्टर कि प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? ऐसे क्षेत्र जिनको कोई प्राथमिकता दी जा रही है। अब ये प्राथमिकता कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है? नहीं, बैंक नहीं दे रहा है, इसीलिए तो समस्या बनी है, समस्या, ठीक है। बैंक नहीं दे रहा है। हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए कुछ सेक्शन है, जैसे एजुकेशन है या एग्रीकल्चर ले लेते हैं, ऑल टाइम फेवरेट। आपको एक फैक्ट हमेशा आपने रटा होगा कि 86% जो फार्मर्स हैं इंडिया के, वो क्या हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल है, S&M। स्मॉल एंड मार्जिनल मतलब क्या होता है? मतलब इनके पास जो खेत है ना, वो 2 हेक्टेयर से कम है, लेस देन 2 हेक्टेयर। अब आप बैंक में बैठे हो मैनेजर बन के, ये आदमी आपसे लोन लेने आएगा, कितने लाख रुपए का लोन दे दो। दूसरा एक बंदा आया, वो गाड़ी वाड़ी से उतर के, भैया उसको लेन दो तो 40 लाख रुपए का। ऑफ कोर्स आप एक गाड़ी वाले को दे दोगे, क्योंकि वो आपको दिखता क्या है? पेइंग कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी, ठीक है। जो भी आप लोन ले रहे हो उसको वापस करने की आपकी कितनी क्षमता है, इसके अकॉर्डिंग पे क्रेडिट वर्दीनेस आपकी देखी जाएगी। क्रेडिट की वर्थीनेस, कितने आप लायक हो, ठीक है। तो अब ये बंदा जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम है, वो तो नहीं ही कर सकता ना यार। एजुकेशन लोन लेने कौन जाएगा? अमीर है वो क्यों जाएगा? जो गरीब है वही जाएगा। जब वो गरीब है तो फिर वो लोन नहीं दे पाएगा। तो कुल मिला के ये है, MSME है। अब बड़े रिलायंस वाला, रिलायंस भी लोन लेगा लेकिन उस स्केल का नहीं लेगा,
और रिलायंस की पेइंग कैपेसिटी है तो इसको बैंक आराम से देगा। लेकिन वही एक एमएसएमई वाला जाएगा तो उसके साथ आनाकानी करेगा कि नहीं यार छोड़ो, नहीं है पैसा वैसा टाइप, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, पूरी कहानी का मतलब क्या है, पूरी कहानी का मतलब है कि प्राथमिकता क्षेत्र है ये क्षेत्र जो अभी हमने बात की, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्रूशियल है, ये प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं हमारे लिए। लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर्स को लेंडिंग नहीं मिल रही है, तो इसीलिए क्या लेके आए, पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर को लेंडिंग दो, पीएसएल, ठीक है। ये रहा पीएसएल का पूरा कॉन्सेप्ट। हमने पढ़ा क्या अभी तक, पूरी कहानी फिर से समराइज करते हैं कि इकोनॉमी के कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, उनको लेंडिंग नहीं मिल रही थी। लेंडिंग नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि उनकी क्रेडिट वर्थीनेस नहीं है, ठीक है, क्रेडिट वर्थीनेस नहीं है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि इन लोगों को लोन मिले बैंक के थ्रू, गवर्नमेंट क्या ले आई है, पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, 1970s में इसको शुरू किया गया, ठीक है। ये हो गया पूरा कहानी। पढ़ लेते हैं डेफिनेशन मैंने क्या लिख दी। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द बैंक लेंडिंग। बैंक जितना भी लेंड कर रहे हैं, जितना भी उधार दे रहे हैं, उसका एक स्पेसिफाइड पोर्शन, उसी का एक हिस्सा, जितना भी ये उधारी में देंगे पैसा, उसका कुछ एक पर्टिकुलर हिस्सा उनको कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना पड़ेगा। अब यही है पीएसएल, ठीक है। पहले मान लो 100 रुपया आता था उनके पास, 100 का 100 रुपया वो किसी अमीर आदमी को दे दिए। अब वो क्या कह रहा है, अगर आप एक साल में 100 रुपया किसी को लोन दे रहे हो तो उसमें से कुछ 1%, कितना प्रतिशत, 40% आपको किसको देना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आएगा प्रायोरिटी सेक्टर होता क्या है, तो एजुकेशन हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये है प्रायोरिटी सेक्टर। अब बात समझ में आई कि एक बैंक एक साल में जितना भी लोन देता है उसका 40% उसको घुमाना है किन लोगों को, प्रायोरिटी सेक्टर के लोगों को। यही है पीएसएल, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, कृषि, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, निर्यात ऋण, निर्यात के लिए भी ऋण दिया जाता है, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। ये क्या है, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, क्या आएंगे, पीएसएल के अंदर आते हैं। इनके अंदर अगर आप लोन ले रहे हैं तो पीएसएल के अंदर बैंक गिनता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखिए पीएसएल का एक खास काम आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा, अगर गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट चाहती कि किसी एक क्षेत्र में बहुत सारा पैसा लोन के रूप में जाए, लोन आएगा, देखिए लोन क्यों चाहेगी सरकार, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लें। आप लोन लोगे, बिजनेस करोगे और लोगों को नौकरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, फिर से और पैसा कमाओगे, फिर आप बैंक में डालोगे, गवर्नमेंट को दोगे और लोन लोगे, ऐसा पूरा बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। ये पूरा मामला है, लोगों के हाथ तक पैसा पहुंचाना है बैंक्स के थ्रू। तो अगर कोई एक सेक्टर में गवर्नमेंट चाहे कि बिजनेस या उधर ग्रोथ बढ़े तो उसको पीएसएल में अगर डाल दे तो काम बन जाएगा कि नहीं, पीएसएल की लिस्ट में डाल दे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा को पीएसएल में डालने का क्या मतलब है कि अब इसके लिए आपको लोन मिलना आसान हो जाएगा ना। पहले अगर मैं सोलर पैनल के लिए लोन लेने जाता शायद बैंक मुझको मना करता, अब मना नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास, उसको एक बाध्यता है सरकार की कि उसको पीएसएल के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कुछ तो लोन बांटना ही है, तो सोचेगा क्यों ना इसी को दे देते हैं, चलो दे देते हैं, ठीक है। ये सिस्टम बन गया। तो जिस क्षेत्र में सरकार चाहती कि निवेश बढ़े, प्राइवेट लोग लोन लें और खूब सारा निवेश करें, काम बढ़े उसमें, उसको भी पीएसएल के अंदर डाला जा सकता है। शिक्षा क्यों डाला गया है पता ही है आपको, शिक्षा अफोर्डेबल हो सके, खासकर हायर एजुकेशन, आवास, ठीक है, सामाजिक अवसंरचना है, नवीकरणीय ऊर्जा है, निर्यात ऋण है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है हमको, एमएसएमई है, एमएसएमई तो आप जानते ही कितना इंपॉर्टेंट है, कृषि है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हमने क्या क्या पढ़ा कि पीएसएल होता क्या है और क्या फ़ायदे हैं इसके। अब देखिए जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनको अपने पूरी लेंडिंग का 40% किस में देना होता है, पीएसएल। मगर वो साल भर में 100 रुपया भेज रहे हैं, किसी को लोन दे रहे हैं, तो उसमें से 40% यानी 40 रुपये को क्या देना है, किसको, पीएसएल वाले क्षेत्रों को देना है। वहीं जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं ना, आरआरबी, वो गांव वाले क्षेत्रों के लिए बने ही हैं, नाम ही क्या है, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है।
इनको अपने पूरी लेंडिंग का 75% देना होता है पीएसएल वालों को। ये बस याद रखो आप, 40% 75%, याद रहे तो मेंस में लिख देना, ठीक है। ये हो गया। अब दो नाम याद रख लेते हैं यार। सबसे पहले नेशनल क्रेडिट काउंसिल एक थी और डॉक्टर के.एस. कृष्णस्वामी कमेटी। इन दोनों लोग को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्या, किस क्षेत्र में? पीएसएल के क्षेत्र में। कुछ नहीं याद रखना, इनका कंट्रीब्यूशन वगैरह कहीं काम नहीं आएगा, बस ये है थोड़ा सा ठीक लगता है, आप ऐसा लिख दो कि मतलब इनके हिसाब से तो थोड़ा सामने वाले पे बढ़िया इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। अब थोड़ा तोड़ के पढ़ लेते हैं कि पीएसएल के अंदर हमने पढ़ लिया कि 40% रुपया जो है वो देना है किसमें? पीएसएल में। अब ये जो 40% देना है ना, इसमें भी अंदर तोड़ के रखा है इसने कि जो आप पूरा पैसा दे रहे हो आप एग्रीकल्चर में, 18% रुपया तो आपको एग्रीकल्चर को दे देना है। अब ये जो 18% देना है, इसमें एक समस्या और आई थी कि बैंक को बोला गया कि 18% पैसा आपको किसको देना है? एग्रीकल्चर में देना है। तो बड़े किसान लेने लग गए पैसा। तो अभी हमने क्या देखा था, 86% क्या है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो इनकी समस्या सॉल्व हो सके इसलिए गवर्नमेंट एक और रिफॉर्म लेके आती है 2015 में, और वो कहती है कि 18% पीएसएल में देना है, ठीक है, लेकिन इस 18 में से 10% और 8% तोड़ दो। 8% जो है इसमें से वो आपको किसको देना है? स्मॉल और मार्जिनल को, 10% और बाकी लोग को, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हो गया कि 8% तो सुनिश्चित हो ही गया आप हर साल कि स्मॉल और मार्जिनल को जाएगा। एमएसएमई को आपको 7.5% रुपए किसको देने होते हैं लोन में? मतलब टोटल जितना लोन दे रहे हो आप एक साल में, उसका 7.5% आपको किसको देना है? एमएसएमई को देना है। 3% किसको देना है? एग्रीकल्चर को देना है। 2% किसको देना है? मिनिमम है ये, आप इसे ज़्यादा देना चाहते तो दे दो, मिनिमम 2% किसको देना है? एक्सपोर्ट के लिए देना है, ठीक है। ये हो गया पीएसएल क्वेश्चन का पार्ट 1। व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, उसी के बारे में खूब ढेर सारा बात कर लिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी नया क्या चेंज कर दिया। नया चेंज देखो कई तरीके से हुआ है और कई रीजंस की वजह से हुआ है। कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमने जो बात की थी कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी एक सेक्टर को क्या करना है, ग्रोथ बढ़ानी है उसकी, गवर्नमेंट की जो आज की डेट में प्रायोरिटी है उसमें और पैसा फ्लो करे, इसलिए उसको गवर्नमेंट क्या कर सकती है? पीएसएल के अंदर डाल देगी। तो ऐसी क्या चीज़ें आपको लग रही हैं जो आज की डेट में गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है? एक तो रिन्यूएबल एनर्जी थी, उसको तो पहले से डाल दिया है। तो अभी नया चेंजेस कुछ किए गए हैं। क्या चेंजेस किए गए हैं सुनिए। 2 कमेटी है, यूके सिन्हा कमेटी, यूके सिन्हा, दूसरे भाई साहब एमके जैन, नाम याद रखना है जरूर, यूके सिन्हा और एमके जैन। पीएसएल में क्वेश्चन आए तुरंत नाम लिखना है, इन्हीं की देना है क्या कि अभी नए कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर आए तो आप लिखोगे कि बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूके सिन्हा एंड एमके जैन द फॉलोइंग चेंजेस हैज बीन ब्रॉट इन द गाइडलाइंस, ठीक है, ऐसे करके कि निम्न चेंजेस लाए गए यूके सिन्हा और एमके जैन की समीक्षा रिपोर्ट कह सकते हो या कमेटी के रिपोर्ट्स के आधार पे, ठीक है। अब एक नई कैटेगरी बना दी गई, स्टार्टअप। मैंने बोला कि क्या है गवर्नमेंट की अभी आजकल खूब स्टार्टअप कर रहे हैं लोग, तो स्टार्टअप और प्रमोट हो, स्टार्टअप में और पैसा है, स्टार्टअप वालों को लोन लेना आसान हो, इसलिए उसको पीएसएल में डाल दिया, सीधी बात। तो 50 करोड़ तक का लोन, अप टू 50 करोड़ स्टार्टअप्स को, अप टू 50 का ये जो है वो क्या पीएसएल के अंदर डाल दिया है। स्टार्टअप्स को 50 करोड़ तक का बैंक वित्त मिलेगा, बैंक फाइनेंस मिलेगा, पहला बात हो गया। दूसरा क्या, एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2-3 चीज़ें की गई हैं। अभी तो एग्रीकल्चर में आपने क्या पढ़ा, 18% पढ़ा था, उसमें से 10 और 8% पढ़ा था। 8% किसको जा रहा था? स्मॉल और मार्जिनल को। अभी कुछ दिन पहले एक स्कीम आई थी ना, कुसुम, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। ऊर्जा सुरक्षा कैसे करने वाले थे यार? कुसुम का फुल फॉर्म याद है ना आपको? कुसुम, इसमें ये यूएस क्या है? ऊर्जा सुरक्षा। इसमें क्या सोलर पंप वगैरह बांट रहे थे ये लोग। सोलर लाइट लगा लो, सोलर पंप लगा लो, उसकी तरीके से लगाओ और उससे पानी वानी चलाओ अपना, ठीक है। ऊर्जा की सुरक्षा करनी है और जो एक्स्ट्रा लाइट बच रही है वो बेच दो सरकार को, ग्रिड के साथ जोड़ के उसको वापस कर दो, बेच दो। तो ऊर्जा सुरक्षा है, कमा भी रहे हो, अपना भी खर्चा निकल रहा है, ये सब टाइप पूरा सिस्टम था उसका। इस पूरे काम धाम के लिए एग्रीकल्चर एक खेतिहर को लोन लेना पड़ेगा। जब वो लोन लेना चाहता है तो उसको भी पीएसएल के अंदर ऐसा कुछ काम किया गया है। देखो यहाँ पढ़िए आप, लोन टू फार्मर बोथ फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट
फॉर सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप, समझ में आ गया होगा। ग्रिड से जुड़े एग्रीकल्चर कृषि पंपों के सौरकरण के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों को ऋण दिया जाएगा। ये हो गया, ठीक है। दूसरा काम क्या, किसानों के लिए ये लिखा कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट अगर आपको लगाना है अपने यहाँ तो भी लोन आपको मिलेगा। चलो ठीक है। फिर क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड दो चीज़ें हो गई और सुनिए। अगर आप, हमने पढ़ा था फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर करनी है आपको, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे शायद क्वेश्चन हमने नहीं किया, हाँ अभी नहीं किया। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है तो आप एक फार्मर अगर नहीं कर सकता तो कई सारे फार्मर एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। हम अपनी ज़मीन एक साथ ऐसा जोड़ लेंगे, ऐसा कुछ करके, और इसको क्या, और हम अपने इस संगठन का नाम क्या रखेंगे, FPO, फार्मर्स हैं जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्शन के लिए आई है फार्मर्स की, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन FPO। तो FPO जो है उनको भी कुछ लोन वगैरह हैं, हाई क्रेडिट लिमिट, अभी पहले उनके लिए भी क्रेडिट की जो लिमिट थी उसको और ऊंचा कर दिया गया। तो PSL में 3 चीज़ें एग्रीकल्चर की अभी तक देख चुके हैं हम, क्या, वो सोलर पंप वाला, दूसरा क्या देखा, ये देखा अभी FPO देखा, और क्या देखा, बायोगैस प्लांट देखा। 3 चीज़ देख ली, ठीक है। और एक एग्रीकल्चर का एक और था कुछ, हाँ ये देखिए, टारगेट प्रेस्क्राइब फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर विल बी इंक्रीज इन फेज मैनर। अभी हमने पढ़ा क्या, 18% किसको देना है, खेत में एग्रीकल्चर को देना है, उसमें से 10 + 8 था और 8 ही जाता था स्मॉल एंड मार्जिनल को। स्मॉल एंड मार्जिनल पूरे देश में है कितने, पूरे किसानों के 86% है, तो 86% किसानों के लिए सिर्फ 8%, ये गलत था। यही सरकार मानते हुए कहती है क्या कि इसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 8% से और ऊपर ले जाएंगे, हो सकता है इसको कम करके 8 कर दे और इसको 10 कर दे, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी बस बोला है बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे नहीं पता। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमने क्या पढ़ लिया, 4 पॉइंट पढ़ लिया। नए जो गाइडलाइन PSL के लिए नई गाइडलाइन चेंज हुई है वही हम पढ़ रहे हैं, उसमें से 4 हमने एग्रीकल्चर से पढ़ ली। एक क्या पढ़ी थी, स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ तक का ऐसा लोन हो, ठीक है। और क्या है, और रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी मतलब क्या होता है, कोई क्षेत्र में ग्रोथ ज़्यादा है, कोई क्षेत्र में कम है, तो जो असमानताएं हैं ना, क्षेत्रीय असमानता, उसको रोकने के लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है यहाँ पर, PSL में एक और चेंज किया गया। PSL वालों में ये देखा गया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देखा गया, कुछ विशेष डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा लोन जा रहा है, कुछ विशेष डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा रहा है। समझ रहे हैं आप, बात सुनिए। मान लीजिए कि MSME को लोन देना है कितना, 7.5%। अब ये देख रहे हो आपकी यूपी में लखनऊ वाला जो एरिया है उधर तो MSME को खूब सारा लोन जा रहा है, लेकिन वहीं जो आजमगढ़ वगैरह टाइप वाले क्षेत्र हैं पूर्वांचल में लोन कम जा रहा है। तो क्या यहाँ पे समावेशी विकास होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपने PSL बना तो दिया, लोन भी जा रहा है MSME को ही जा रहा है, लेकिन सबको समान रूप से नहीं जा रहा है। समान रूप से सब जगह फिर क्या नाम, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट ही नहीं होंगी। तो इसको देखते हुए क्या किया गया है, अब कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि ज़्यादा लोन उन जिलों को भेजने की कोशिश की जाएगी जो अभी तक पीछे रह गए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ, यही इसका समरी, पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। तो इधर के हमारे सारे पॉइंट हो गए इस पेज के, और इधर का देख लेते हैं एक बार फिर। ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। लोन लिमिट डबल कर दी गया, रिन्यूएबल वाले में भी चेंज कर दिया गया है। जो अक्षय ऊर्जा वाला सिस्टम है उसमें जो ऋण की सीमा थी आज की डेट में उसको डबल करने की बात हो रही है, ठीक है। तो लगभग हर चीज़ में चेंज किया गया है। और लास्ट में क्या है कि आपकी हेल्थ जो है, हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बढ़िया बन सके, उसके लिए आयुष्मान भारत सहित और सब चीज़ों के लिए भी आपको लोन मिल सकता है। ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। फिर एक छोटी सी समरी देख लेते हैं भाई। PSL क्या था, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होते हैं पता है आपको, कि समाज के ऐसे क्षेत्र जो प्रायोरिटी में तो हैं, देखो लेंडिंग नहीं हो रही है। लेंडिंग क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इनकी क्रेडिट वर्दीनेस कम है। क्रेडिट वर्दीनेस कम है क्यों, क्योंकि गरीबी है। सरकार ने क्या कहा कि ये तो प्रायोरिटी सेक्टर तो है ही हमारे लिए, तो इनके लिए कोई व्यवस्था निकालते हैं। 1970s में PSL लेके आ गए, ठीक। ये पूरा मामला हो गया PSL का। फ़ायदे क्या है आपको पता है, PSL में पहले 40%
अन्य बैंकों को, और रीजनल रूरल बैंक अगर है तो उसको कितना परसेंट, 75% अपने पूरे साल भर की जितना भी वो लोग लोन घुमा रहे हैं उसमें से इनको 75% PSL वालों को देना है, इनको 40% देना है। ये हो गया उसके फ़ायदे नुकसान। फिर हमने पढ़ा क्या कि अभी हाल ही में 2020 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए PSL के नियम कानूनों में। चेंजेस हुए कैसे, यूके सिन्हा एक कमेटी बनी थी और कोई जैन साहब थे, उनकी कमेटी थी, ठीक है। इसके बेसिस पे कुछ चेंजेस हुए। चेंजेस किसके किस में हुए हैं, एग्रीकल्चर में हुए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में भी हुए हैं, और किस में हुए हैं, एग्रीकल्चर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स वाला हो गया, ठीक है, फिर स्टार्टअप हो गया। तो ये सब चेंजेस हो गए, ठीक। अब यहाँ के पॉइंट्स आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर आए स्टार्टअप पॉलिसी पे, भाई इंडिया में स्टार्टअप वगैरह, तो वहाँ पे आप लिखो ना कि स्टार्टअप में अब ज़्यादा पैसा फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ने इसको PSL के अंदर डाल दिया। तो यहाँ का पॉइंट आपको वहाँ यूज़ करना है, यही है मेन्स, यही सही आप पॉइंट बनाते हो इधर उधर घुमा फिरा के, ठीक है। अब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के एग्रीकल्चर की समस्या लिख रहे हो तो फिर आप लिखोगे गवर्नमेंट की क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो गवर्नमेंट के स्टेप्स में आप लिखोगे कि हाल ही में PSL के अंदर इनको बढ़ा दिया गया, ये वो टाइप, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट्स बनाते हैं, यहाँ का वहाँ जोड़िए, बस ऐसे करिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मूल्यों के निर्माण में हमने पढ़ा था मूल्य क्या होते हैं, ठीक है, पहले हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव होती हैं, निगेटिव होती हैं, परमानेंट होती हैं, टेम्पररी होती हैं, यूनिवर्सल होती हैं, लोकल होती हैं, ऐसा कर करके कई चीज़ें पढ़ी, ठीक है, प्रॉपरली। अब ये पूछ रहा है कि जो आपके मूल्य हैं ना आपकी लाइफ में, हर आदमी के मूल्य हैं, सोसाइटी के कुछ मूल्य हैं, तो इन मूल्यों को जब ये बनते हैं तो इसमें फैमिली का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फैमिली। यही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फैमिली इन फॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज़। मूल्यों के जो निर्माण होते हैं उसमें परिवार की भूमिका को आपको स्पष्ट करना है। तो सीधी बात है, लिखने का तरीका पहले सोच लो आप। एक कई तरीके से है, कुछ पॉजिटिव रोल भी प्ले कर रहा है फैमिली, कुछ नेगेटिव रोल भी प्ले कर रहा है, तो आपको ये भी चीज़ लिखना है। रोल बताना है तो रोल पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ठीक है। उसके फिर एग्जाम्पल आपको देने हैं, क्या क्या रोल बढ़ रहे हैं ये भी आपको लिखना है। पहले तो यही लिखो कि फैमिली किस तरीके से वैल्यू बना रही है, पॉइंट एक ये तो है। दूसरा, जो वैल्यूज़ हमारे अंदर वो डाल रही है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती हैं। तीसरा, आप ये लिख दो कि कैसे कोई चेंज आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अगर फैमिली में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उससे फिर वैल्यू सिस्टम पे क्या परिवर्तन आ रहा है। तीसरा पॉइंट ये बना दो। चौथे पॉइंट में आप बोल दो कि भाई वे फॉरवर्ड या सजेशन मेरा ये है कि ऐसा ऐसा कुछ करना चाहिए, ठीक। ये हो गया पूरा आंसर लिखने का तरीका। अब लिख दो आप फट से, क्या फैमिली इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन of a person. It inculcates long lasting values and attitudes which guides a person behavior throughout his life. क्या कहता है, परिवार एक व्यक्ति के लिए सामाजिकरण की पहली संस्था है। सबसे पहले हमारा सामाजिकरण परिवार में ही शुरू होता है। हम लोगों से मिलते हैं, लोग मतलब अपनी फैमिली से ही मिलते हैं। हम लैंग्वेज वहाँ सीखते हैं, हम अपना रिलीजन क्या है, हमारी कास्ट क्या है, ठीक है, हमारे खाने पीने का तरीका क्या है, ये सब चीज़ हम कहाँ से सीख रहे हैं। तो हमारा जो सामाजिकरण हुआ ना वो कहाँ से सबसे पहले शुरू हुआ, हमारे परिवार से शुरू हुआ है, ठीक है। तो यह मनुष्य में मूल्यों और दृष्टिकोणों को अंतर्विष्ट करता है जो व्यक्ति के जीवन भर के व्यवहार का मार्गदर्शन करता है, ठीक है। ये हो गया आपका डेफिनेशन, ऐसा कुछ बना के आप लिख सकते हो इस तरीके से। दूसरा क्या है कि हाँ हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या है, फैमिली स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। फैमिली का क्या स्ट्रक्चर है और फैमिली के अंदर किन मूल्यों को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, यही डिसाइड करेगा कि जो बच्चा है उसके क्या मूल्य होंगे। क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना कि फैमिली किस तरीके से मूल्यों का निर्धारण करती है। तो फैमिली भैया, फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का क्या मतलब मैं कह रहा हूँ अभी समझ में आएगा आपको। फैमिली और फैमिली में क्या मूल्य है वही तो डिसाइड करेगा कि बच्चा क्या मूल्य सीखेगा। अगर फैमिली ही ऐसी है जो वुमेन की इज्जत नहीं करती है, ठीक है, फिर बच्चा वही निकलेगा कि मतलब बड़ा होकर के फिर वो भी बहुत चांसेस है कि वो लड़की की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये हो गया, ठीक है। एक ऐसी फैमिली से अगर कोई आता है जहाँ पर मदर की बहुत रिस्पेक्ट है, सिस्टर की बहुत रिस्पेक्ट है, तो वो भी बंदा मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस यही है कि वो ऐसा ही बनेगा कि उसकी भी रिस्पेक्टफुल होगा वुमेन को लेकर। तो एक वैल्यूज़ हो गई। फैमिली का स्ट्रक्चर मतलब क्या, स्ट्रक्चर मतलब कई तरीके से। स्ट्रक्चर मतलब या तो जॉइंट फैमिली हो सकती है या न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मतलब एकल,
तो संयुक्त परिवार हो सकता है या एकल हो सकता है, स्ट्रक्चर ही तो है ना। परिवार की संरचना क्या होगी और परिवार के अंदर किन मूल्यों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ये डिसाइड करेगा कि आपके मूल्य कैसे बनेंगे, उस बच्चे के मूल्य कैसे बनेंगे। अब इसी को पूरा एक्सप्लेन किया गया, जो पॉइंट मैंने समझाया वही है कि डाइवर्स रोल प्ले करता है, डाइवर्स वैल्यूज बनती है। फैमिली जो है विविध भूमिका है, विविध मूल्य है। जैसे फैमिली का स्ट्रक्चर, फैमिली की संरचना, यदि एक संयुक्त परिवार में क्या है, आपको पता है कि कई जनरेशन से एक साथ रह रही हैं। ऐसे में जो बच्चा पैदा होता है तो क्या दादा दादी नाना नानी यहाँ वहाँ सबसे मिल रहा है, तो पहले तो मिलनसार बच्चा हो जाएगा, ठीक है। वो एक तो कुछ पार्ले जी खाने का बिस्किट आया तो फिर पूरा घर उसी में खा रहा है, तो उसको क्या समझ में आएगा, शेयरिंग वगैरह कुछ करनी पड़ती है लाइफ में, तो शेयरिंग वगैरह की फीलिंग उसके अंदर आ जाएगी, है ना। एक अच्छी बात ये सीख लिया। इतने सारे लोग रहेंगे, सुबह उठते ही पापा मम्मी कहें चलो सबका पैर छुओ, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ बड़े लोग का सबका पैर छूना होता है। तो ये सब क्या है, फैमिली में आप देख रहे हो संरचना, परिवार की संरचना कैसी थी, ज्वाइंट फैमिली थी, उसकी वजह से उसने कुछ सीखा। आप बहुत सारे पॉइंट ऐसे बना सकते हो, ठीक है। वो करोड़ा सीखेगा, दादा दादी को देखेगा, दादा दादी की सेवा कर रहे हैं माता पिता, तो वो ये चीज़ समझेगा कि फिर उसके अंदर ये फीलिंग आएगी कि उसको अपने माँ बाप की सेवा करनी है, कब, जब वो ऐसी सिचुएशन में पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये सारे ऐसे कई सारे आप पॉइंट खुद बना सकते हो। बेसिकली है क्या कि ये अलग अलग रिफर करता है कि अगर फैमिली जॉइंट फैमिली है तो वो कुछ और अच्छा सीख रहा है, अलग सीख रहा है, इसमें भी पॉजिटिव सीखेगा, निगेटिव सीखेगा। उसी तरीके से अगर न्यूक्लियर या एकल परिवार है उसमें भी वो कुछ पॉजिटिव सीखेगा, कुछ निगेटिव सीखेगा, ठीक है। पॉजिटिव क्या हो सकता है एकल परिवार में, एकल परिवार में कुछ पॉजिटिव ये हो सकते हैं कि भाई जॉइंट फैमिली में हो सकता है कि इतने सारे बच्चे हो गए हैं कि अपने बच्चे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, तो अब वो बाहर जाकर के क्रिकेट विकेट खेलने गया और फिर गाली वगैरह सीख के आ रहा है, ये वो कर रहा है, तो आप उसका वैल्यू जो फैमिली के अगल बगल में घर के आसपास में जो चीज़ें सीख रहा है आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। तो यहाँ पे फैमिली का एक काम ये भी तो है कि सोसाइटी से, ध्यान से सुनिएगा, आपके वैल्यूज़ आप कई जगह से ले रहे हो। आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से भी अपने वैल्यू लेके आ रहे हो, कुछ मूल्य वहाँ पे सीखे आपने, कुछ आप खेलने वेलने के, आप सोसाइटी में कुछ सीखते हो चीज़ें जो आपको घर पे नहीं सिखाई जा सकती हैं। लेकिन ये दो चीज़ों को सही करने का काम भी फैमिली करती है। आप कुछ गंदी गाली वाली सीख के आ गए हो तो घर पे आके मार के बताते हैं ना, तो आपके मूल्य क्या होने वाले थे, गाली गलौज वाले, लेकिन घर वालों ने उसको सुधार दिया। तो एक तरीके से ये भी एक रोल है फैमिली का। और जॉइंट फैमिली में भी हो सकता है ये चीज़ ना हो पाए, और ये वाली जो एकल परिवार है उसमें बच्चा तुरंत पकड़ में आ जाएगा, कहाँ गाली दे रहे थे, क्यों गाली दे रहे थे, ऐसा करके, समझ रहे हो आप। ऐसे आप पॉइंट्स कई सारे बना सकते हो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जॉइंट फैमिली और एकल परिवार में दोनों में ही कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, ये आप लिख देंगे, एग्जाम्पल दीजिएगा। किसी को कमेंट सेक्शन में कुछ एग्जाम्पल से याद है तो जरूर लिखना, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए। दूसरा पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर फैमिली में ये यहाँ पे लिखे हुए कुछ मैंने, वो ज़रूर पढ़ना आप लोग, ठीक है। अब एक और चीज़ मैंने लिख दी कि हाउएवर अ फैमिली विच डू नॉट रिस्पेक्ट अ वुमेन, वही बात है कि ज़रूरी नहीं कि फैमिली हमेशा पॉजिटिव चीज़ सिखाए, फैमिली नेगेटिव चीज़ भी सिखा सकती है। फैमिली में ही पहले से अगर भेदभाव भरा हुआ है, कास्ट सिस्टम, वो घर पे कोई आया किसी और जाति धर्म का तो उसके लिए आप अलग बर्तन वगैरह अगर निकाल रहे हो, तो ये सब चीज़ वो बच्चा देखेगा तो वो बच्चा भी वही चीज़ सीख लेगा, समझ रहे हो आप। तो जो रोल ऑफ फैमिली है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब रोल ऑफ फैमिली की बात हो रही है तो आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं लिखना है। हर चीज़ अगर पॉजिटिव होती है तो दुनिया कितनी सुधरी हुई होती है अभी तक। यानी कि हम जो अपनी फैमिली से सीख रहे हैं वो सब लोग पॉजिटिव ही नहीं सीख रहे हैं, कुछ नेगेटिव भी सीख रहे हैं, उसी वजह से गंदगी बरकरार है, समझ रहे हो आप। दूसरा है कॉन्टैक्ट कंफर्ट थ्योरी। कॉन्टैक्ट कंफर्ट थ्योरी क्या होती है कि जब आप एक बच्चा होता है अपनी माँ के साथ रहता है तो जो एक ये स्पर्श होता है उसकी वजह से उसे जो एक शारीरिक स्पर्श होता है अपनी माँ को, जब वो टच करता है उसके साथ उनकी गोद में रहता है तो उसे जो एक शारीरिक और भावनात्मक आराम मिलता है, ये उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो ऑर्फनेज में बच्चे होते हैं, जो अनाथ आश्रम में होते हैं बच्चे, उनके साथ ये चीज़ नहीं होती है, फिर वो चिड़चिड़े होते हैं और वो फिर सोसाइटी में उनका जो मिलनसारता है, घुलनशील नहीं हो पाते उतने तरीके से वो। तो एक तरीके से ये एक थ्योरी है, कॉन्टैक्ट कंफर्ट थ्योरी है, कई सारे ऑर्फनेज स्टडीज़ के थ्रू इसको प्रूव किया गया, ठीक है। फिर क्या, फैमिली हमको हमारी कल्चरल वैल्यूज़ के बारे में बताती है। अब देखिए इसमें बोला रोल ऑफ वैल्यूज़, वैल्यूज़ को भी आपको डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल लेके चलना है। पहली बात देखिए, रोल को मल्टी डायमेंशनल करना है कि रोल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, वैसे वैल्यूज़ भी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव है, मल्टी डायमेंशनल है। कल्चरल वैल्यूज़ हमको फैमिली सिखाती है। कैसे, अभी हमको पता नहीं चला होता है कि हमारा जात धर्म क्या है, उससे पहले हमको लैंग्वेज तो हमारी पता चल जाती है ना।
तो हम हिंदी बोलते हैं, हमको समझ में आ गया, अच्छा ठीक है। कुछ समय बाद हमको भाई नाम वाम पता चल गया, जाति धन पता चल गया। तो ऐसे करके हमारा जो एक धीरे धीरे कल्चर का एक एक एलिमेंट जुड़ रहा होता है। ये कहाँ से, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा टाइम हमको फैमिली से मिल रहा होता है हमारे। तो हमारी जो कल्चरल वैल्यू हमारी डेवलप होती हैं, है ना। दिवाली में हमको ये करना है, होली में ये करना है, छठ के टाइम पे ऐसा करना है, नहीं करना है, ट्यूसडे को हमको नॉनवेज नहीं खाना है। ये सब क्या है, आपके मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ कहाँ से आए, घर से आए। आज तक मम्मी लोग फ़ोन करके मना कर देती हैं ट्यूसडे को मत खाना। तो ये मूल्य कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, आपकी फैमिली से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि चिल्ड्रन डू नॉट लर्न फ्रॉम वॉट यू टीच देम, दे लर्न फ्रॉम वॉट यू आर। कि बच्चे वो नहीं सीखते जो आप उनको सिखा रहे हो। जब छोटा है, बहुत छोटा बच्चा है, आप जो सिखा रहे हो वो नहीं सीखेगा, लेकिन आप जो हो वो सीख लेगा। कहने का मतलब क्या है कि बच्चा आपको कॉपी करता है, तो आपके अंदर जो प्रेजुडिसेस हैं, सुपरस्टिशंस हैं, आपके अंदर की जो निगेटिव वैल्यूज़ हैं, आपके अंदर की जो गंदी आदतें हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ पॉजिटिव सीखेगा, वो भी चीज़ें सीखेगा जो आपके निगेटिव्स हैं। तो जो आप सिखा रहे हो सिर्फ वही नहीं सीखेगा, वो सीखेगा कि आप क्या हो। इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि अगर सोशलाइजेशन बच्चे का करना है, एक बच्चे को सुधारना है, ठीक है, तो फैमिली सबसे पहले आएगा। फैमिली क्यों आएगा, क्योंकि फैमिली पहला है सोशलाइजेशन, पहला सामाजिकरण का क्या है, संस्था है। तो इस संस्था में जो लोग आपका सामाजिकरण कर रहे हैं, आपका परिवार, माता पिता, पूरा रिलेशनशिप जो भी है, रिलेटिव्स, इन लोग के अंदर सुधार होना चाहिए। ये लोग सुधरेंगे, इन्हीं का कॉपी करेगा बेबी, इनका कॉपी करेगा बेबी, तो बेबी भी क्या निकलेगा, सोशलाइजेशन के बाद एक अच्छा इंसान बन के निकलेगा। ये रहा। सो चिल्ड्रन कैन लर्न्स नेगेटिव वैल्यू लाइक सुपरस्टिशन एंड प्रेजुडिसेस। पूर्वाग्रह हो गए, अंधविश्वास हो गए, उनको बच्चा आपसे सीख सकता है। जैसे पितृसत्ता का आधार यही है कि जनरेशन दर जनरेशन वो देख रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है तो घर में देख रहा है कि पहले लड़के लोग खा ले रहे हैं, फिर औरतें लोग खा रही हैं, फिर सारा खाना वो उन लोग को खिला देती हैं, कुछ बचा तो खा लेती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, अब वो उसके अंदर वो ऐसे मूल्य डेवलप हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, ये लोग तो मतलब खा लेती हैं बाद में, ऐसा टाइप। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर इसे सुधारना है तो ये फैमिली अपने टाइम से ही, शुरू से ही एक बच्चे के सामने ऐसे एग्जाम्पल सेट करे कि उसको लगे कि मैन और वीमेन इक्वल है ना। इस तरीके से कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ। दूसरा पॉइंट क्या, पैट्रियार्की, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। फिर लैक ऑफ विमेन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैक ऑफ विमेन एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैक ऑफ विमेन एजुकेशन जो होता है उसकी वजह से भी सोशलाइजेशन बाधित होता है। फैमिली में सोशलाइजेशन हो रहा है, आप कह रहे हो समाजीकरण हो रहा है। समाजीकरण में बच्चा मैक्सिमम टाइम किसके पास रहता है, माँ के पास रहता है। माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या मूल्य परिवर्तन करेंगी उनका, तो ये दिक्कत हो सकती है। तो अगर माँ पढ़ी लिखी है तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए लोग कहते हैं ना कि विमेन एजुकेशन, विमेन का एजुकेशन आप कराओगे तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, किसी भी जगह की सामाजिक और आर्थिक सिचुएशन सुधर सकती है अगर माँ पढ़ी लिखी है। क्यों, क्योंकि फिर पूरा वो चाइल्ड जो निकलेगा उसका जो सामाजिकरण, उसका सोशलाइजेशन होगा बहुत पॉजिटिव तरीके से होगा, ठीक है। ये एक इम्पैक्ट हुआ। फिर यहाँ पे मैंने लास्ट में एक लिख दिया है, ध्यान से देखिए कि सोशल एविल्स। सोशल एविल मतलब क्या होता है, ये समाज की कुरीतियाँ। सोशल एविल्स लाइक डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स लॉ, मतलब नियम कानून ना मानना, ठीक है। कम्युनल नेचर का बन जाना, धर्म वाली बस मतलब ऐसी रेडिकल बातें करना, तो या बहुत ही कट्टरता वाली बातें करना। तो ऐसे वैल्यूज़ वाले जो लोग होते हैं, ऐसे वैल्यूज़ वाले लोगों को टैकल करने के लिए आपको इनके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी। ये पॉजिटिव वैल्यूज़ इनके अंदर तो डालनी ही है, इनकी जनरेशन्स के अंदर भी डालनी है। और ये तभी होगा जब जो भी हमारी इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशलाइजेशन, ध्यान से सुनिएगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन हमारी क्या क्या है, फैमिली है, सोसाइटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, रिलीजन है। जो भी इंस्टीट्यूशन है इनके अंदर इनके मूल्यों में सुधार, या इनके जो मूल्य हैं वो सही तरीके से हमको बताए जाएं। इनमें अगर हम सुधार कर देते हैं तो क्या सुधर जाएगा, हमारे मूल्यों में परिवर्तन आएगा। मूल्यों में परिवर्तन आएगा तो ये सब जो सामाजिक कुरीतियाँ ये भी सही हो जाएंगी।
ये हो गया आपका, ठीक है। फिर आज के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ नोट्स आप बनाते रहिए, इनका रिवीजन करते रहिए, इन वीडियोस का स्पीड तेज़ करके 2 पे करके यार देख लो एक बार, 10-12 वीडियोस अभी पड़े हुए हैं। मेंस आने वाला है, बहुत कम टाइम है। देखो जो लोग दे रहे हैं उनके पास तो भाई उनको तो समझ में आ रहा होगा कि कितना ही कम टाइम है। 2021 वालों के पास भी कुछ खास टाइम नहीं है, ठीक है। तो फिर पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।